दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लाई हूँ उसका शीर्षक है फंदा। अंकल, जीके टुडे देना जरा, और बैंक पीओ की बुकलेट भी निकाल देना। ये लो, दोनों 250 रुपए हो गए। अंकल, अभी 200 रुपए हैं मेरे पास। 50 रुपए कल कॉलेज से आते वक्त दे दूं क्या? ठीक है, दे जाना। मैंने 50 रुपए उधार में लिख लिए। मुझे उधार लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसे ग्राहक और भी आते हैं जो 50, 100 या फिर उससे ज्यादा का उधार कर जाते हैं। मेरा बुक स्टॉल नई सड़क पे है। यहाँ ऐसी और भी कई दुकानें हैं। स्टूडेंट्स का मजमा सारा दिन ही लगा रहता है यहाँ। मेरा भी वक्त कट जाया करता है दुकान पे। सारा दिन कोई आईएएस की तैयारी की, बैंक पीओ, एसएससी या किसी और कंपटीशन की तैयारी की बुक मांगता है। कितने उत्साह से करियर बनाने की होड़ में हैं ये सभी बच्चे। किताबें पढ़ लेंगे तो रिटर्न क्लियर हो जाएगा, और फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो नौकरी मिल जाएगी या फिर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन। यही सब सपने आंखों में लिए बच्चे यहाँ आते हैं। कुछ बच्चे खरीदने की क्षमता नहीं रखते, उन्हें मैं किताबें किराए पर दे देता हूँ। इन बच्चों में अक्सर मैं अपने बेटे साहिल को ढूंढता हूँ। वो बहुत होनहार था। सीए में काफी मेहनत करके इंटर क्लियर कर लिया था, लेकिन भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी वो 5 साल से फाइनल क्लियर नहीं कर पा रहा था। उस दिन जब उसका रिजल्ट आने वाला था, वो घर लौटा ही नहीं। हिम्मत का दामन छोड़कर मौत के फंदे पर झूल गया था वो, और रह गए थे हम माँ बाप बिल्कुल अकेले। एक बार फिर से मेरी आंखें नम हो गई थी, दिल भर आया था मेरा। इन्हीं सभी विचारों में रात के 8 बज गए। मैंने दुकान बढ़ाई और घर पहुंचा। मेरी पत्नी सरिता लेटी हुई थी। वो साहिल के जाने के बाद ऐसे ही बेजान पड़ी रहती थी। बेटी रमा की शादी को 5 साल हो गए थे। बेटे ने हमें छोड़कर मौत को गले लगा लिया तो जीवन में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जिसको देखकर वो जिए। मैं रसोई में गया, खाना डाला और प्लेट लेकर सरिता से बोला, सरिता उठो, खाना खा लो। आप आ गए? साहिल नहीं आया क्या? वो आ जाए ना तब खा लूंगी। ये हाल उसका तब से है जब से साहिल हमें छोड़ कर गया है। कई बार दुकान में भी मुझे सरिता की चिंता होती है कि पीछे से कुछ हो ना जाए उसको। सरिता को मैंने उठाया, तुम खाना खा लो, वो आ जाएगा। मैंने एक एक करके निवाले उसके मुंह में रखे और जैसे तैसे उसका पेट भरा। तभी रमा का फोन आया, पिताजी मैं कल माँ से मिलने घर आऊंगी। ठीक है बेटा, आ जाना। माँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी खाना ही खिलाया है मैंने। ठीक है पिताजी, मैं कल मिलती हूँ। मैं भी खाना खाकर बस फिर चारपाई पर लेट गया। सुबह दुकान के लिए निकल ही रहा था तभी रमा आ गई। आज मैं थोड़ा निश्चिंत था कि सरिता बेटी से बातें करेगी तो दिन आराम से बीत जाएगा। बस दुकान में भी रोज की तरह समय कट रहा था। फिर सब काम निपटाकर मैं घर पहुंचा। तब दामाद जी आए हुए थे और रमा की बनाई रसोई की खुशबू भी आ रही थी। नमस्ते पिताजी, आप कैसे हैं? बस बेटा ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और क्लिनिक कैसा चल रहा है? परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ जी पिताजी, सब बढ़िया है। मैं 2 साल से माँ की ये हालत देख रहा हूँ। अभी भी वो मानने को तैयार ही नहीं है कि साहिल अब नहीं आएगा। वो हमें छोड़कर जा चुका है। हाँ बेटा, वो शायद इसी आस में जी रही है कि उसका बेटा आएगा और वो अभी तक जिंदा है। पिताजी, ऐसी मनोदशा में माँ को अकेला छोड़ना कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। एक लड़का है मेरे क्लिनिक पर, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। गरीब है, रहने की जगह भी नहीं है उसके पास। आप कहो तो यहाँ एक कमरा उसे दे दो, वो माँ की देखभाल भी कर लिया करेगा। बहुत होनहार लड़का है और शरीफ भी। तभी रमा बीच में ही बोली, हाँ पिताजी, बहुत प्यारा लड़का है, बिल्कुल साहिल जैसा। रमा ने जैसे ही साहिल का नाम लिया, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह भेज दूंगा उसे।
फिर रमा ने सबको खाना खिलाया और दामाद जी के साथ चली गई। मैं सारी रात उस मेडिकल वाले लड़के के बारे में ही सोचता रहा। वो क्या मेरे साहिल जैसा होगा? उसी की तरह कैरियर को लेकर संजीदा भी होगा? क्या देखने में भी वो साहिल जैसा ही सुंदर होगा? उसकी भी आंखों में साहिल जैसी चमक होगी? ये सोचते हुए न जाने मैं कब सो गया। सुबह जैसे ही नाश्ता खत्म किया तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक पतला लंबा लड़का खड़ा था, एक अटैची में अपना सामान लिए। तभी वो बोला, नमस्ते अंकल, मेरा नाम अमन है, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है, यहाँ कमरा है क्या मेरे लिए? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो बिल्कुल नहीं मिलता था साहिल से, लेकिन आंखें बहुत गहरी थी जिनमें सपने थे कुछ कर गुजरने के। ये बात उसकी साहिल से मिलती थी बस। उसे मैंने बैठक में बिठाकर सरिता की मनोदशा के बारे में सब बता दिया। हमारी आवाज सुनकर सरिता भी वहां आ गई। उसे देखकर बड़े सहज स्वर में बोली, साहिल आ गया बेटा, बड़ी देर लगा दी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ माँ, लगा दो, मुझे भूख लगी है। अमन का इस तरह बोलना मेरे दिल को छू गया। उसने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। सरिता के हाथ से नाश्ता भी किया। सरिता बड़े दिनों में खुश थी। फिर मैं थोड़ी देर में दुकान के लिए निकल गया। जब शाम को घर आया तो सरिता खुश मिली। आज तो सूट भी सलीके से पहना था और बाल भी ठीक से बनाए थे उसने। अमन अपनी पढ़ाई कमरे में कर रहा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। अगले दिन मैंने सरिता को कहा, मैं बिजली का बिल जमा करके दुकान जाऊंगा। अमन ने ये सुना तो बोला, अंकल ये सब मैं कर दूंगा, सब ऑनलाइन जमा हो जाता है अब तो। तभी देखते ही देखते मिनटों में उसने सारे बिल जमा करा दिए। ऐसे ही कई बार वो मेरी मदद कर दिया करता था, जैसे साहिल करता था। दिन बीतने लगे, वो मुझे अपना सा लगने लगा, बिल्कुल साहिल जैसा। क्या साहिल की मौत के जख्म जो अभी तक हरे थे, उन पे अमन कोई मरहम का फाहा रख रहा था? क्या सच में ऐसा ही था? सरिता भी तो उससे कितनी जुड़ गई थी। जिंदगी में फिर से लौटने लगी थी वो। अगले दिन मैं जब दुकान से घर पहुंचा तो अमन बहुत खुश था। उसका मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। बस रिजल्ट के बाद अच्छा रैंक आ गया तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और उसका डॉक्टर बनने का सपना भी सच हो जाएगा। एक हफ्ता बीत गया था। आज अमन का रिजल्ट आने वाला था। आज दुकान की छुट्टी थी तो मैं घर पे ही था। अंकल, मैं रिजल्ट के बाद दोपहर तक घर आ जाऊंगा, अमन निकलते हुए बोला। अमन की आंखों में बहुत उत्साह देखा मैंने आज। मैंने उसे ऑल द बेस्ट भी बोला। अमन निकला और मैं अखबार के पन्ने पलटने लगा। समय बीत रहा था। दोपहर के बाद शाम भी होने लगी। 5 बज गए थे, लेकिन अमन का कुछ पता नहीं था। मुझे लगा पास होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी देने चला गया होगा। ये सोचकर मैंने कुछ संतोष किया, लेकिन अब 9 बज गए थे। मुझे लगा इतनी देर हो गई, एक फोन कर देता। फिर मैंने ही उसका नंबर डायल कर दिया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अनेकों बुरे ख्यालों से मैं घिरने लगा था कि पास नहीं हुआ तो निराश होकर कहीं कुछ साहिल जैसा तो नहीं कर बैठा होगा। मैं एक अनजाने डर की गिरफ्त में था। मुझे आज फिर वही मनहूस दिन याद आ रहा था जब साहिल अपना सीए का रिजल्ट देखने के लिए घर से निकल रहा था। उसके पेपर बहुत अच्छे हुए थे, इसलिए वो उस दिन बेहद उत्साहित था। सरिता ने उसके मनपसंद लड्डू भी बनाए थे। इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई थी। जब फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। वो पास नहीं हुआ था। हताश होकर वहां एकेडमी के एक कमरे में फांसी के फंदे से झूल गया था। फिर वो घर नहीं आया तो सिर्फ उसका सफेद चादर में लिपटा शरीर। मेरे आंसू महीनों तक भी कहाँ थमे थे। सरिता, वो तो पागल सी हो गई थी उसके जाने के बाद। क्या इतना कमजोर पड़ गया था मेरा बच्चा कि माँ बाप के प्यार पर सपनों का बोझ इतना भारी पड़ गया था।
जो बच्चे फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, उन्हें ये क्यों नहीं पता चलता कि उस फंदे में उनके साथ माँ बाप की सांसें भी घुट जाती हैं। जीवन जहर हो जाता है, ममता दम तोड़ देती है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। रात के 12 बज गए थे, अमन नहीं आया। वो रात गहरी चिंता में न जाने मैंने कैसे निकाली थी। अगले दिन मैंने सुबह दुकान भी नहीं खोली, मेरा मन बुझा हुआ था। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खोला, सामने अमन खड़ा था। उसके चेहरे पर रुदान था। रूंधे गले से बोला, मैं हार गया, मैं पास नहीं हुआ। मैंने उसे झट से गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना हार नहीं है। हार मान लेना सिर्फ हार होती है, चाहे वो परीक्षा हो या जिंदगी। उसे वो सब समझाना चाहता था मैं, जो साहिल को नहीं समझा पाया था। वो गले लगकर खूब रोया और साथ में मैं भी। वो गला साफ करते हुए बोला, मैं फिर से कोशिश करूंगा और अगली बार जरूर सफल हो जाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। मैं अमन का सकारात्मक रवैया देखकर बहुत खुश था। एक बार फिर से मैं साहिल को उसके जरिए जी रहा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।